ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सहकारी समितियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम। भारत की सदियों पुरानी सहकारी संस्कृति को जन आंदोलन में बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को अस्तित्व में लाया गया था। सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र के साथ सहकारिता मंत्रालय देश में इन समितियों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। सरकार के विभिन्न प्रयासों से सहकारी समितियों के लिए व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा रहा है। बहुराज्य सहकारी समितियों को सक्षम और मजबूत बनाया जा रहा है। सहकारी आंदोलनों को मजबूत करने के लिए एक अनुकूल प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार किया जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी ढांचे को देश की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ समन्वित करते हुए इसे सुदृढ़ करने के लिए जो अहम कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में यहां जानना आवश्यक है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। बजट में 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए 30% तक की वर्तमान दर की तुलना में 15% तक की फ्लैट कर दर वसूलने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में PACS और PCARDB द्वारा नकद में जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 20,000 से 2 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ाने की घोषणा की गई है। बजट में सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी की सीमा TDS के अधीन किए बिना 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बढ़ाने की भी घोषणा की गई। बजट में चीनी सहकारी मिलों के पुराने मुद्दों का समाधान किया गया है। चीनी सहकारी समितियों को वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि में गन्ना किसानों के भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति देने की घोषणा की गई, जिससे इन समितियों के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई। केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये बजट सहकारी समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। इस बजट में नई प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन की एक महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा की गई है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा और किसान, पशुपालन में संलग्न लोगों और मछुआरों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। ये समझौता नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नाबार्ड और CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच किया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे सभी पक्षों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। साथ ही सहकारी समितियां और किसानों को भी इससे लाभ होगा। श्री शाह ने कहा कि ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि ये समितियां सहकारिता की आत्मा हैं, जिससे गांव में 20 सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन समितियों के जरिए जल वितरण, संरक्षण और बैंक मित्र जैसे अनेक कार्य किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में भी कृषि ऋण समितियों के लिए प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में ऐसी 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बनाई जाएंगी। ये समितियां प्रत्येक पंचायत में बहुउद्देशीय कार्य कर सकेंगी। इस समझौता ज्ञापन के बाद इन कृषि सहकारी समितियों के लिए कई रास्ते खुलेंगे। इससे प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां गांव में जन सेवा केंद्रों के रूप में काम करते हुए ई-सेवाएं प्रदान कर सकेंगी और रोजगार के अवसरों को भी पैदा करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगी। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए देश भर के विशेषज्ञों और हितधारकों की एक राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई है।
केंद्र सरकार की ओर से बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए पुराने अधिनियम में संशोधन एक बड़ा नीतिगत सुधार है। इससे भारत में सहकारिता के विकास में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। ये लंबित संशोधन सहकारी समितियों के चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार के साथ साथ उन्हें अधिक कुशल, लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए है। बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के सहकारी समिति को बहुराज्य सहकारी समिति में विलय करने की अनुमति देना है। 20 साल पहले लागू हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल बहुराज्य सहकारी समितियां ही मिलकर नई बहुराज्य सहकारी समिति बना सकती थी, लेकिन नया विधेयक किसी भी सहकारी समिति को एक मौजूदा बहुराज्य सहकारी समिति में विलय करने की अनुमति देता है। विलय के लिए सहकारी समितियों की बैठक में उपस्थित सदस्यों की ओर से कम 2/3 बहुमत से विलय प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक होगा। संशोधित विधेयक में शामिल किए गए नए उपाय सहकारी समितियों के आवश्यक विस्तार के लिए जरूरी हैं। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की सेवा करना है जिन्हें जमीनी स्तर पर मदद की जरूरत है। विधेयक में 97 संशोधन अधिनियम के प्रावधान हैं जो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों में बोर्डों की संरचना में सुधार, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना, सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना करना, एक सहकारी सूचना अधिकारी और एक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति के साथ साथ महिलाओं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देना शामिल है। सहकारी समितियों में भागीदारी और समावेश को बढ़ावा देने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी। नए प्रावधानों के तहत इन समितियों के प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बैंकिंग मैनेजमेंट, सहकारी मैनेजमेंट और वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले ऑप्टेड निदेशक भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा इन समितियों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वातावरण तैयार करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है। इन समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इन समितियों को डेयरी, मत्स्य पालन और गोदाम बनाने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। एलपीजी, पेट्रोल और हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी की तरह काम करने और बैंकिंग जनसेवा केंद्रों जैसी 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सहकारिता अधिनियम के मुताबिक मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं। सहकारी समितियों को जेईएम पर खरीदार के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है, जिससे वे खरीद की किफायती दर और पारदर्शिता की सुविधा के लिए लगभग 40 लाख विक्रेताओं से सामान और सेवाएं खरीद सकेंगी। 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। सहकारी समितियों के लिए मैट को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। इन समितियों को लेन देन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत स्पष्टीकरण जारी किया गया है। गुणवत्ता वाले बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए व्यापक संगठन के रूप में एमएससीएस अधिनियम 2002 के तहत नई शीर्ष राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की जा रही है। इसी तरह जैविक उत्पादों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति सहकारिता के गठन से सहकारी क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देश में सहकारिता को इन योजनाओं और कदमों से बढ़ावा दिया जा रहा है। उससे विकास को धरातल पर सुनिश्चित करने में सहायता मिल रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता सम्मेलन के अवसर पर कहा था कि एक व्यक्ति के विकास और हर परिवार की समृद्धि यही वास्तविक सहकार है। अभी आप सुन रहे थे सहकारी समितियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।